हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 10 का आपका साइंस का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जो है सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उनके इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपका लास्ट चैप्टर है, बट इसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आपको एक बार देखना ज़रूरी है। हालाँकि काफ़ी ईजी चैप्टर, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। हर वो चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है उसे हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर टोटल आपका नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड है, जो क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो भी मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, उन सब चीज़ का क्या करता है? प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने का वो काम करते हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं। एक तो आपका हो गया एग्जॉस्टिबल है, जो कि लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल, जो हमारे पास इतने हैं कि ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसको लेकर डिफरेंस भी एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो आपको सिंपली समझ लेना है। हालांकि जो आपके पहले भी कुछ क्लासेस में ये जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल, दीज आर इन प्लेंटी एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द मैन्स कंजम्पशन। जैसे एयर है, सैंड है, क्ले है, या भी ह्यूमन से तो ख़त्म नहीं होने वाला। हालांकि ये इफेक्ट हो जाता है जब मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन होती है, तो इफेक्ट ज़रूर होता है, इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बट स्टिल ये एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं। उसके बाद एग्जॉस्टिबल है दूसरा, तो ये आपके लिमिटेड होते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। और ऊपर से इनको बनने में भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो ये आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, कोल और पेट्रोलियम। अब देखिए, अब रिसोर्सेज में क्या है? प्रॉब्लम तो है ही। सबसे पहली बात, अगर इनएग्जॉस्टिबल भी है तो आप ओवर पॉपुलेशन की से प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अफेक्ट हो रहा है। और एग्जॉस्टिबल है तो उसको तो ऑफकोर्स आपको सेव करने की ज़रूरत है ही। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं, सो दैट कि फ्यूचर जनरेशन भी इस चीज़ को यूज़ कर सके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली है क्या? अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द use of natural resources in such a way as to avoid their wastage and to use them in the most effective way is called management of natural resources। तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज़ करो सो दैट कि उसके वेस्टेज को जितना हो सके अवॉइड करना है, और इसके अलावा उसको आप सबसे बेस्ट तरीके से आप उसे यूज़ करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है कि हमें क्यों मैनेज करने की ज़रूरत है इस नेचुरल रिसोर्सेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो रीज़न है, मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, इसलिए 2 रीजन सफिशिएंट होगा, और ऊपर से ये मेन रीजंस भी है। तो हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जबकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है? रैपिडली इंक्रीजिंग, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि मतलब कि हमें क्या करना होगा? रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उसका यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट कि हम प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड्स को फुलफिल करें ही, उनकी ज़रूरतों को तो पूरा करना है, साथ ही साथ जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए वो रिसोर्सेज बचे हुए रहने चाहिए। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आपने प्रॉपरली तरीके से मैनेजमेंट करते हो अपने रिसोर्सेज को, तो उससे क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अगर आप चीज़ों को वेस्ट नहीं करोगे तो वो क्या होगा? वो फर्दर और पब्लिक तक पहुंचेगी। तो इस वजह से सभी लोग उसका क्या करेंगे? बेनिफिट उठाएंगे, उससे डेवलपमेंट भी होगा। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक टर्म आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का। वैसे तो एसएसटी का भी पार्ट है ये, तो लेकिन पूछ सकते हैं तो एक आध मार्क्स में तो हो सकता है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करो, बहुत ही वाइजली मैनेज करो, सो दैट कि वो जितने भी करंट बेसिक ह्यूमन के नीड्स है उसको तो पूरा करें, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके उसको सेव करके रख ले। तो ये है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3R को लेकर क्वेश्चन कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसका डायरेक्टली आपको आंसर ये RRR को देना है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस है क्या? इसका मतलब है कि आपने चीज़ों को क्या करो? कम से कम यूज़ करो। रिसोर्सेज को आपको क्या करना है? सेव करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। यूज़ करिए, नो प्रॉब्लम, बट उसको वेस्ट नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो लाइट फैन जो भी है, जब ज़रूरत नहीं है उसे स्विच ऑफ करके रखिए। जो भी अगर कोई नल है उसमें लीकेज है तो उस चीज़ को रिपेयर करना चाहिए। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ जो है रिड्यूस के अंदर आएगा। रिड्यूस के अंदर सिंपल सी बात ये कि आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देना है।
जबकि दूसरा है रिसाइकल। रिसाइकल में क्या है कि आप वेस्ट को क्या कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए, मतलब उनको अलग कर दीजिए ऐसे वेस्ट को जिसको क्या कर सकते हो आप रिसाइकल करके उसको दोबारा से हम कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, जितने भी मेटल्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग न्यू वन निकालने से अच्छा क्या है कि इसी को हमें क्या करना चाहिए, बार बार रिसाइकल करना चाहिए। एंड थर्ड इज रीयूज। रीयूज क्या है, ये आपका सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो चीज़ें हैं उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं। चीज़ों को फेंकने की जगह आप क्या करोगे, उसे यूज़ करोगे। लाइक प्लास्टिक बॉटल्स जो भी जैम्स में, पिकल्स में मिलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, किचन में स्टोर, जो भी चीज़ें होती हैं उसको स्टोर करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है, रीयूज हो गया, रिसाइकल हो गया और उसके बाद रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपसे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि रीयूज क्यों बेटर होता है रिसाइकलिंग से। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी को सेव करता है। रिसाइकलिंग करने के लिए ऑफकोर्स दोबारा से उसका प्रोडक्शन होगा, दोबारा से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, लेकिन रीयूज में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप हमारी एनर्जी को सेव करते हैं, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज फॉरेस्ट को लेकर है कि फॉरेस्ट आपका है क्या। फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिस टर्म को दोबारा से हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन इज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना पड़ता है। उसका मेन एम क्या है, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रख सकें। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी लॉस होती है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी of an area is the number of plant and animal species found in a particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फ्लोरा एंड फौना होते हैं, जितने नंबर्स ऑफ में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जिसके अंदर बैक्टीरिया, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल, सारे के सारे सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हॉटस्पॉट का क्या मीन है, हॉटस्पॉट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उसे को हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे फॉरेस्ट को लेकर कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट के जो स्टेक होल्डर होते हैं उसमें किस किस का इंटरेस्ट होगा, लोकल पीपल को होगा, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें लेकर आते हैं, कलेक्ट करके आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट को होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो रॉ मटेरियल की तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो स्टेक होल्डर जो फॉरेस्ट का है वो भी आपको याद करना है। स्टेक होल्डर होता क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये भी एक एक मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब उसके पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कुछ नेशनल अवार्ड मिले हैं बहुत सारे। जो चिपको है ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको एक एक बार देख लेना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड के नाम से, जिसमें कि क्या करते हैं, वो अवार्ड देते हैं अमृता देवी के नाम पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1931 में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। अपने साथ 363 लोग उनके साथ और भी थे, जब उन्होंने प्रोटेक्ट किया था खेजरी ट्रीज़ को खिराली विलेज में, जोधपुर राजस्थान में। तो उन्होंने पेड़ को बचाने का काम किया था, तो इस वजह से ही उनकी याद में ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। सिंपल आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए। और चिपके मूवमेंट के बारे में बात करें तो मूवमेंट जो ओरिजिनेट हुआ था गढ़वाल में हुआ था 1970s में, काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे हुआ था, लेकिन इससे भी लोग काफ़ी इंक्लूड हो गए थे। चिपको मूवमेंट बेसिकली था क्या, एक ट्री हगिंग मूवमेंट था, इन विच द विलेजर्स कंपेल्ड टू एक्स मैन टू स्टॉप। एक पूरी मतलब गांव की स्टोरी है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि उस पर्टिकुलर विलेज में आ जाते हैं एक्स मैन कुल्हाड़ी लेकर के हम ट्री को काटने के लिए। ऑफकोर्स वो इंडस्ट्री से कनेक्ट होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, जितनी भी सारी लेडीज़ होती हैं वो ट्री को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये जो था पूरा का पूरा था, जिसका एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में जब उन्होंने प्रोटेक्ट किया था साल फॉरेस्ट को। उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो वाटर एज अ रिसोर्सेज है, वाटर कहाँ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद आपका डैम आ जाता है। तो डैम क्या है, बेसिकली हम इसका दो फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो इरिगेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे डैम्स है, जिसमें 2-3 डैम आपके इंपॉर्टेंट है, टेहरी है, सरदार सरोवर है, भाखड़ा नांगल है। तो थोड़े से मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और साथ में बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी डैम का आपको करके रखना है। तो वाटर जो होता है डैम का, सबसे पहली बात तो उसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो लोगों को वाटर सप्लाई हो जाता है उससे, और उसके अलावा हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी
जनरेट करते हैं। तो 3 यहाँ पर इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जब कंस्ट्रक्शंस होता है डैम का, तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जो गांव है, सबको सबमर्ज कर लिया जाता है उसी वाटर के अंदर, तो जिस वजह से काफ़ी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से एक सोशल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये फ्लोरा और फौना, जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर हम बात करें डैम बनाने में, उतना बेनिफिट नहीं मिलता उसके प्रोपोर्शन में जितना उसमें खर्च हो जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इसको भी आपको साथ में करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो रेन वाटर, क्योंकि अभी पानी की भी थोड़ी सी कमी तो चल ही रही है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ग्राउंड में ना जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले से ही रोक लेते हैं, मतलब तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक रेन वाटर परकुलेट अंडर द ग्राउंड सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, कि रेन वाटर को आप क्या करते हो, डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर परकुलेट कर देते हो, सो दैट कि उसका जो ग्राउंड वाटर है वो नॉर्मल बना रहे। क्योंकि नॉर्मली जब वो ज़मीन पे पानी जाता है तो क्या होता है, नाली वगैरह में मिक्स होकर सीधा सीधा वो गंदा ही हो जाता है। तो इस वजह से क्या चाहते हैं कि जो रेन वाटर को क्या करना चाहिए, ग्राउंड वाटर में कर देना चाहिए। अब इसके अलावा रेन वाटर में कुछ मेथड्स हैं जिससे अलग अलग जो स्टेट वाले अलग अलग यूज़ करते हैं। तो जैसे खादीन्स, ये सारा हो गया, बूंदी स्कूल्स, तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन के, जो कि आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। हालांकि ये एसएसटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम वाटर को ग्राउंड में स्टोर करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, एवापोरेट नहीं होता, जो कुएं को रिचार्ज कर देता है, उसका पानी का लेवल ठीक हो जाता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, जो भी वेजिटेशन होता है वाइड एरिया में। तो ये सारे कुछ बेनिफिट हैं जो हम वाटर को स्टोर करते हैं ग्राउंड में। कोल और पेट्रोलियम के बारे में बात करें, दोनों के दोनों नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल्स भी हैं। कोल के बारे में बात करें, इनको बनाने में 300 मिलियन ईयर्स लग जाता है, और ये क्या करते हैं, जितने भी ट्रीज दब के रह जाते हैं तो उनके रिमेनिंग से बनता है इतने टाइम के बाद। वही पेट्रोलियम जो है वो डेड मैरीन प्लांट्स और एनिमल की वजह से बनते हैं। कोल और पेट्रोलियम में बात ऐसी चल रही है कि दोनों खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके से यूज़ करते रहे, तो कोल 200 ईयर्स में और पेट्रोलियम जो है वो 40 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट है। फर्स्ट तो आपका एयर पोल्यूशन भी है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को जलाने से जैसे आपका कंबशन करते हो कोल का, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड वहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। दूसरी प्रॉब्लम है डिजीज़ उससे होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, कंजेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है फॉसिल फ्यूल की वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग साथ के साथ इसकी वजह से होता है, तो ये आपको करके रखना है। और साथ ही कि हमें क्या करना चाहिए, जो एनर्जी, जितने भी हमें एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। तो उसमें है सबसे पहली बात आपको नॉर्मल है कि हमें क्या करना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए जब भी उसका यूज़ ना हो। लाइट के बारे में बात करें तो बल्ब CFL यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो कम पावर में ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, लाइक बस, मेट्रो, अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर स्टेयर्स को यूज़ करना चाहिए लिफ्ट की जगह। इसके अलावा जहाँ पर भी पॉसिबल हो तो सोलर कुकर का यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रख सकें और उसको सेव करके रख सकें। तो यही आपका पूरा चैप्टर था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए।